Hello everyone, welcome to Risavais Academy and in the series of polity lecture for UPSC एग्जामिनेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले टॉपिक को जो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है जीएस पेपर 2 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ओके, तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग आज बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, इससे पहले जो क्लास हुई थी वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि जब 1857 का रिवॉल्ट आता है, जब 1857 का रिवॉल्ट होता है, 1857 की क्रांति होती है। ओके, उस क्रांति के बाद ब्रिटिश ये प्रॉमिस करते हैं इंडियंस से। तो क्या क्या प्रॉमिस है जरा हम देख लेते हैं। तो पहला प्रॉमिस तो ये करते हैं कि जो मोर इंडियंस है उसको एसोसिएट किया जाएगा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ। आ रहा समझ में? तो यानी कि ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा, ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल सेटअप होगा, ब्रिटिश का जो ब्यूरोक्रेसी होगा, ओके, उसमें मोर इंडियंस का एसोसिएशन होगा। पहला प्रॉमिस तो ये होता है। सेकंड प्रॉमिस ये होता है कि धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में जो है पावर को हम डिसेंट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे? पावर को हम डिसेंट्रलाइज करेंगे। आ रहा समझ में? तो डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि पावर को लोकल अथॉरिटी को डिवॉल्व करना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टॉप अथॉरिटी है, जैसे मान लीजिए सेंट्रल लेवल पे कोई सरकार है, तो यदि वो पावर को डिवॉल्व करता है स्टेट लेवल पे, उस समय स्टेट को प्रोविंस बोलते थे, तो प्रोविंशियल लेवल पे, ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना या पावर का डिवॉल्यूशन करना। ओके, तो अगला प्रॉमिस ये था। इसके अलावा यहाँ पर दो टर्म आएगा, इस टर्म को आप ध्यान में रखिएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कैसा सरकार? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी सरकार जिसको डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें क्या हो, जिस जो बिलीफ रखता हो, उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में हमेशा पावर क्या होगा? तो पावर होगा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसका मतलब पावर होगा आम आदमी के पास, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्लियर है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है उसकी खास बात क्या होती है कि दो तरह का एग्जीक्यूटिव होता है। क्लियर है? तो एक होता है नॉन ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव। क्या होता है? नॉन ऑफिशियल कॉन्सेप्ट है, समझिए जरा ध्यान। ठीक है, तो एक होता है नॉन ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव वो है जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हमने पढ़ा था कि सरकार का तीन अंग होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉ को बनाता है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है। ओके, जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस कानून को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करता है। तो ये काम है एग्जीक्यूटिव का। ओके, और थर्ड कौन होता है? थर्ड आपका होता है जुडिशरी। तो जुडिशरी का मेन काम ये होता है कि दोनों के लॉ को रेगुलेट करना। ओके, तो दोनों के लॉ का मतलब जो लॉ बनाया जाता है लेजिस्लेटिव के द्वारा, और कई बार लॉ एग्जीक्यूटिव के द्वारा भी बनाया जाता है। लॉ बनाने का पावर एग्जीक्यूटिव के पास भी होता है। ओके, जैसे ऑर्डिनेंस का पावर होता है। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक होता है नॉन ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव और एक होता है ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव। ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? तो इन जनरल यहाँ पर जो हम टर्म यूज कर रहे हैं ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं फॉर एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? फॉर एग्जीक्यूटिव बॉडी। ओके, एग्जीक्यूटिव बॉडी डोमिनेटेड बाय ब्यूरोक्रेट्स, dominated by non-elected member, that is bureaucrats, non-elected members, that is bureaucrats। समझ में आ रहा है? ब्यूरोक्रेट। यहाँ पर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये है पॉलिटिकली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव
elected by political process, पॉलिटिकल प्रोसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, ओके, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डेमोक्रेटिक मीन्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और सेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले फ्यूचर में क्या बनता है, मिनिस्टर बन जाता है। यानी जो मिनिस्टर हमारे लिए रूल्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक्चुअली वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था का पार्ट है। यानी वो कैसा मेंबर होगा, वो कैसा एग्जीक्यूटिव होगा, नॉन ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव। क्लियर है। आप यूपीएससी एग्जाम से सेलेक्ट होते हो, ओके, इसके बाद जब बहुत कम उम्र में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता है, इवन चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता है, ओके। तो अभी तो पॉलिसी को बना ही रहे हैं ना, अभी क्या करें, पॉलिसी को बना रहे हैं, ओके। और इस पावर को हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक प्रॉपर वर्ड होता है जो हम आगे के कोर्स में इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, ओके। और ये वर्ड है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। का मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेट करने का जो पावर है, लॉ बनाने का जो पावर है, ओके, उसको क्या करना, उसको डेलीगेट कर देना। किसको, ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है, लेजिस्लेटिव। ये हम पढ़ेंगे आगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। तो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव कौन है, ब्यूरोक्रेट है, दे आर ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव। क्लियर है। तो डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा सुप्रीमेसी होता है नॉन ऑफिशियल का, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। यदि सेटअप क्या है, सेटअप यदि अथॉरिटेरियन है, मतलब कि तानाशाह है, तो वहां पे ऑफिशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए ये है ऑटोक्रेट। अभी आप देखिए नेपाल के अंदर कुछ दिन पहले जो है, ठीक है, 2015 के आसपास संविधान बना था नेपाल के अंदर। कल वहाँ पे क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ है, ओके। तो कल वहाँ पे रिवॉल्ट हुआ, तो यानी कि सत्ता वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोक्रेट होते जा रहा है ग्रेजुअली, ओके। तो ऑटोक्रेटिक, कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, बट ऑटोक्रेसी किसी हद तक सही नहीं है, ठीक है। तो ऑटोक्रेट सिस्टम, डेमोक्रेट सिस्टम। क्लियर है। ऑटोक्रेट सिस्टम वो है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ऑफिशियल की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। तो ऑफिशियल आर ग्रेटर देन नॉन ऑफिशियल। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखिए इमरान खान का इलेक्शन जो हुआ था, डेमोक्रेटिक मीन्स के द्वारा हुआ था। क्लियर है। तो डेमोक्रेटिक मीन्स के द्वारा यदि इमरान खान को इलेक्ट किया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमरान खान जो है, ओके, उसका मतलब उसके बाद मतलब इमरान खान को में ट्रस्ट है पीपल का। क्लियर है। तो पीपल का ट्रस्ट किसमें, इमरान खान में है। लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह का है कि वहाँ की जुडिशरी बहुत पावरफुल होती है, वहाँ की मिलिट्री क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो वो क्या करती है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको क्या करता है, उसको पोस्ट से, मतलब मिलिट्री कू के द्वारा जो है, ओके, उसको पोस्ट से क्या करता है, पोस्ट से हटा देता है। आ रहा समझ में। तो सिटिंग पीएम जो है, सिटिंग पीएम वहाँ पर जेल के अंदर है। यानी ऑफिशियल्स आर मोर पावरफुल, नॉन ऑफिशियल्स आर हैव लिस्ट पावर। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, जो नॉन ऑफिशियल है दे आर मोर पावरफुल, और जो ऑफिशियल है उसके पास पावर कम होता है, ठीक है। ऑफिशियल, जैसे पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपने पॉलिटिशियन से नहीं पूछेगा कि मुझे क्या एक्शन लेना है। क्लियर है। लेकिन इंडियन आर्मी क्या करेगा, अपने मन से आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकता जब तक कि ऑर्डर उसको पास नहीं किया जाएगा नॉन ऑफिशियल मेंबर के द्वारा, ओके। तो हमारे यहाँ क्या है कि नॉन ऑफिशियल प्रधान है, ऑफिशियल को पावर के पास पावर कम होता है। तो ऑफिशियल क्या है, सिंपली बॉडी है जो असिस्ट करता है किसको, नॉन ऑफिशियल को, ओके। दैट्स वाई इंडिया की डेमोक्रेसी क्या, ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी है, ओके। एक कॉन्सेप्ट और आएगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव, लॉ बनाना या लेजिस्लेट। तो लेजिस्लेट करने का दो तरीका होता है, एक तो बाय लेजिस्लेचर, बाय लेजिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में जो है किसी कानून को बनाया जाता है एक डिबेट के प्रोसेस के द्वारा, ओके। सेकंड है बाय ऑर्डिनेंस, यानी बाय पासिंग लेजिस्लेचर। दैट इज ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। क्लियर है। तो ऑर्डिनेंस के थ्रू यदि कोई कानून बनता है, लेजिस्लेट होता है, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लेजिस्लेचर को बाईपास किया जाता है, ओके। और सिंपली एग्जीक्यूटिव क्या करता है, सिंपली एग्जीक्यूटिव बाई थ्रू बाईपासिंग लेजिस्लेटिव लॉ को
फॉर्मुलेट करता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस का प्रोसेस। ये पावर इंडिया में प्रेसिडेंट के पास होता है और गवर्नर के पास होता है। इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट पे चीज़ों को हम डेवलप करेंगे। तो चलिए, पहला क्या है? पहला है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1801। काउंसिल का मतलब मैं आपको बता दूं, इंडियन काउंसिल का मतलब पार्लियामेंट एक तरह से हुआ। ओके, बैकग्राउंड क्या है? आप जानते हैं कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि मोर इंडियंस को एसोसिएट किया जाएगा। कहाँ पे? पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर। ओके, ठीक है। तो ये जो कानून है इंडियन काउंसिल एक्ट, ये मेजर लैंडमार्क है इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। क्या क्या इसका फीचर है? तो लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, लॉर्ड कैनिंग कौन है? वाइसरॉय। फर्स्ट टाइम 3 इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया। दे आर नॉट मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, दे आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 3 इंडियन कौन है? तो पहले हैं राजा ऑफ बनारस, सेकंड है महाराजा ऑफ पटियाला और थर्ड है सर दिनकर राव। हमने इसके लिए कोड बनाया है पवन सर डीन है। पवन सर क्या है? डीन है। तो प फॉर पटियाला, बन फॉर बनारस, सर फॉर सर दीन है। ठीक है, सर दिनकर राव। तो पवन सर दीन है, मतलब कि 3 इंडियन जिसको एसोसिएट किया गया पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। क्लियर है? बाई होम? तो बाई वाइसरॉय। वाइसरॉय का नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग। इनका नाम क्या है? इनका नाम है, तो ये 3 इंडियन कौन है? पवन सर डीन है। तो पी फॉर महाराजा महाराजा पटियाला, बन फॉर राजा ऑफ बनारस, सर दीन मतलब सर दिनकर राव। इन तीनों को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। ओके, इसके अलावा इनका जो लेजिस्लेटिव पावर छीन लिया गया था 1833 के एक्ट में, तो पावर ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी, इसको फिर पावर को रीस्टोर किया गया। तो इसका मतलब डिसेंट्रलाइज हो गया। तो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड। इसके अलावा कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया गया प्रोविंस को। ओके, ऐसा प्रॉमिस किया गया कि 1937 तक जितने भी प्रोविंस होंगे उनको इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाएगा। और पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया इस कानून के तहत। और क्या प्रोविजन था इसमें? यहाँ पे क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ लोकल लेवल पे। लोकल मतलब प्रोविंशियल लेवल पे। ओके, तो कहाँ कहाँ पे हुआ? बंगाल में। देखिए, ये बंगाल है। और कहाँ पे हुआ? ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है। इसके अलावा और कहाँ पे हुआ? पंजाब में। कब कब हुआ? तो बंगाल में हुआ 1862 में। ओके, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1866 में, और 1897 में पंजाब में। ओके, इसके अलावा वाइसरॉय क्या करेगा? ऑर्डिनेंस के द्वारा लॉ बनाएगा। ऑर्डिनेंस मैंने क्या बताया था कि ऑर्डिनेंस एक व्यवस्था होती है कानून बनाने की जहाँ पे हाउस का एसेंट का आवश्यकता नहीं है। ओके, तो लॉ मेकिंग पावर विदाउट एसेंट ऑफ लेजिस्लेचर इन केस ऑफ इमरजेंसी और एक्सीजेंसी, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर। इसका लाइफ कितना होगा? तो इसका लाइफ होगा 6 मंथ। 6 मंथ के बाद क्या होगा? ये लॉ खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगला कानून आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892। इसमें क्या था? इसमें जो है नंबर मेंबर को बढ़ाया गया। ओके, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ाया गया सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे। लेकिन कोशिश ये की गई कि ऑफिशियल मेजोरिटी को बनाया जाए, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव है वो ज़्यादा पावरफुल होगा और लेजिस्लेटिव के पास कम पावर होगा। जनरली क्या होता है कि लेजिस्लेटिव मोर पावरफुल होता है, एग्जीक्यूटिव लेस पावरफुल होता है। बट ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि भले लेजिस्लेटिव की संख्या तो बढ़ाई गई, ठीक है, मतलब नॉन ऑफिशियल की संख्या बढ़ाई गई, बट नॉन ऑफिशियल के पास पावर काफ़ी कम था। ओके, तो मेंटेन किया गया ऑफिशियल मेजोरिटी को। लेकिन हाँ, इसमें क्या हुआ कि प्रीवियस कानून के तुलना में इस कानून में लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब फंक्शन बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब मेंबर क्या करेगा? मेंबर बजट को डिस्कस कर सकता है, तो इनका पावर बढ़ाया गया। मेंबर अब क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जीक्यूटिव से, देगा ऑल्सो आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब कि लेजिस्लेटिव में कुछ मेंबर को इंसर्ट किया गया, मतलब ऐड किया गया। कहाँ पे? बाय रिकमेंडेशन ऑफ वाइसरॉय। इसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके अलावा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इन सब के रिकमेंडेशन से, ये सब लोकल बॉडी है, तो इनके रिकमेंडेशन से जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर कुछ मेंबर को नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय गवर्नर और रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। ओके, तो ये सब आया 1892 में। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, कई बार क्वेश्चन इससे पूछता है। तो एक हॉट क्वेश्चन ये बराबर पूछता है, जैसे पूछ देगा। इसमें 2 एक्ट है, जैसे एक है मॉडल मिंटो रिफॉर्म, इसको बोलते हैं। एक जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आएगा उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि पहला नाम क्या है और सेकंड नाम क्या है। हमेशा याद रखिए
जैसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म है और दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो हमेशा पहला नाम किसका होगा? पहला नाम होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है पीटी में। और जो सेकंड नाम होगा हमेशा किसका होगा? वाइसराय का होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मॉडले मिंटो रिफॉर्म लिखा हुआ है, तो मॉडले कौन है? मॉडले है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो कौन है? वाइसराय है, ओके। अब यहाँ पे और क्या क्या बदलाव और चेंज लाया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव है उसका साइज और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो नंबर ऑफ मेंबर है, ओके, पहले 16 था, अब कर दिया गया 60, मतलब जो पार्लियामेंट है सेंट्रल लेवल। इसके अलावा जो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी वाज मेंटेन, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान में रखा गया कि एग्जीक्यूटिव अभी भी पावरफुल होगा, ठीक है। तो मेंबर तो बढ़ाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, लेकिन एग्जीक्यूटिव अभी भी पावरफुल होगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नंबर ऑफ मेंबर को बढ़ाया गया और इवन जो ऑफिशियल मेजोरिटी है उसको भी अलाउ किया गया, लेकिन सेंट्रल लेवल नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ किया गया, मतलब कि लेजिस्लेटिव को पावरफुल बनाया गया प्रोविंशियल लेवल पे, लेकिन सेंट्रल लेवल पे पावरफुल कौन होगा? एग्जीक्यूटिव होगा, ओके। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले इंडियन है जिसको एसोसिएट किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय के अंदर, और इनका जो पोर्टफोलियो था वो क्या था? लॉ मेंबर, एज अ लॉ मेंबर इनको मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनाया गया। इसके अलावा जो है मतलब कि एक प्रोविजन आया सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है इसको समझिए जरा। जैसे कि मान लीजिए सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि जो कंटेस्ट जो चुनाव लड़ रहा है वो कम्युनिटी ए का यदि है तो वोटर भी क्या होगा? कम्युनिटी ए का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप चुनाव को लड़ रहे हैं किसी, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को जरा आप समझिए क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी है दो तरह का, तो एक है कॉन्स्टिट्यूंसी ए, और जो कॉन्स्टिट्यूंसी ए है इसके अंदर मान लीजिए 3 तरह की जातियां रहती है। यहाँ पे कास्ट ए रहता है, कास्ट बी रहता है और कास्ट सी, ओके। कास्ट ए, कास्ट बी, कास्ट सी। तो जो चुनाव को लड़ रहा है, मतलब जो कंटेस्टेंट है जो चुनाव लड़ रहा है, और जो वोटर है, तो मान लीजिए वोटर कम्युनिटी ए से है, और जो चुनाव जो वोटिंग, हाँ वोटर जो है कम्युनिटी ए से है, और जिसको वोट करेगा वो भी सिर्फ कम्युनिटी ए से होगा। मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोटिंग राइट सिर्फ कम्युनिटी ए वाले को है, ओके, और चुनाव लड़ने का राइट भी सिर्फ कम्युनिटी ए वाले को है, और बी और सी के पास राइट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या बोलते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ओके। और एक क्या होता है, रीजन के अंदर 3 कम्युनिटी है, कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी, कम्युनिटी सी। जो कंटेस्टेंट है उसका सीट रिजर्व कर दिया गया, यानी कंटेस्टेंट कौन होगा? कम्युनिटी ए होगा, लेकिन जो वोटर होगा वो तीनों कम्युनिटी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब वोटिंग का राइट सभी के पास है। यहाँ पे क्या है कि वोटिंग का राइट सिर्फ उसी को है जिस कम्युनिटी से पर्टिकुलर कैंडिडेट खड़ा हुआ है। तो इसको, और इसमें क्या है कि सीट भले रिजर्व है, ठीक है, कंटेस्ट करने वाला सीट रिजर्व है, लेकिन वोटिंग करने का राइट सभी को है, तो बोलते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, बोलते हैं इसको रिजर्व्ड। जैसे पंचायती राज का चुनाव होता है, वहाँ पे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है 50%, है ना। 33% मिनिमम प्रोवाइड करना है। बिहार में 50% है, ओके। बिहार इज फर्स्ट स्टेट आई थिंक, मुझे याद नहीं शायद, बट यही है शायद। गेटिंग माई पॉइंट? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट एंड व्हाट इज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये इंडिया के अंदर नहीं है, जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, बट ये सिस्टम प्रिवेल करता है, तो रिजर्वेशन इंडिया के अंदर है। नाउ तो प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। इसके अलावा तो इसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अनाउंस फॉर मुस्लिम, ओके। तो इस एक्ट ने क्या किया? कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया, ठीक है। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? हेट्रेड इन द नेम ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। मतलब नफरत की भावना को पनपाना धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, और जाति के आधार पे, या किसी भी पहचान के आधार पे, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। लॉर्ड मिंटो को हम बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ओके। इसके अलावा और ज़्यादा पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, तो प्रोवाइडेड मोर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है जिसको बोलते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट,
इसको ग्रेजुअली और ज़्यादा फर्दर बढ़ाया गया ताकि इंडियन को फर्दर डिवाइड किया जा सके। तो जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया तो यहाँ पे दिया गया मुस्लिम्स को। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो यहाँ पे दिया गया सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपियन को। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो यहाँ पे इसको बढ़ा दिया गया फॉर डिप्रेस्ड क्लास, फॉर वीमेन एंड फॉर लेबर। तो हमने कोड बनाया है सवाल, ओके। तो 100 पर क्या होता है, तो 100 पर सवाल, ठीक है। तो एस फॉर SC, W फॉर वीमेन एंड L फॉर लेबर क्लास, ओके। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो 2 एक्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बचा हुआ है, इसको हम लोग फिर कवर करेंगे धीरे धीरे। तो पहला एक्ट बचा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये पहला एक्ट है बचा हुआ। सेकेंड एक्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, क्लियर है, इसको भी हम कवर करेंगे। तो पॉलिटी क्लास से लगातार जुड़े रहिए और इट विल टेक 5 to 6 months, बट इन 5 to 6 months entire polity syllabus of UPSC mains will be covered, okay. So very thank you, and very thank you for your patience especially.